समता जो होगा हमारा संकुलन समता को यदि हम लिखें तो ये इक्वल होगी गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन, यानी गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन बट्टे एकक कोष्टिका का आयतन कह सकते हैं आप, बट्टे एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन और गुणा हम कर देंगे इसको 100 से। क्योंकि एफसीसी के लिए जो हमारी बात हुई थी परसों, एफसीसी के लिए जो जेड होता है हमारा उसकी वैल्यू होती है 4, यानी इसके अंदर 4 गोले इसके अंदर रहेंगे टोटल मिलाकर के, कुल मिलाकर के प्रति इकाई कणों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं, PE पैकिंग एफिशिएंसी बराबर हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब और बट्टे A क्यूब। ठीक हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसके लिए। किसके लिए? मतलब एक जर्नल फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एक जर्नल फॉर्मूला है ये। अब चूंकि इसके लिए हम इसी को या हम इसको लिख सकते हैं PE बराबर हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4 गुणा 4/3 पाई R क्यूब बट्टे A क्यूब, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के जरिए हम जो है, इसी फॉर्मूले से अब हम जो है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सीखने वाली बात है वो क्या है, क्योंकि हमें जो है एफसीसी के लिए, फिर हम जो है एफसीसी या हम इसको सीसीपी भी बोल देते हैं, तो सीसीपी के लिए गोलों की त्रिज्या तथा कोर की लंबाई, कोर की जो लंबाई है में संबंध हमें निर्धारित करना है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सवाल का। तो आइए अब चित्र को देख लेते हैं। यहाँ से हम जो है इस चित्र को देख करके हम लोग यहाँ पर इसको निर्धारण करेंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं इसमें एक गोला, ये कुछ गोले आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें 3 गोले आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R है, फिर ये भी डिस्टेंस R होगा, ये भी डिस्टेंस R होगा यदि हम इसके केंद्र इसको मान लें, और फिर ये R हो जाएगा, और टोटल मिलाकर के जो A और आपका C यहाँ पर आपको नजर आएगा वो नजर कितने आएंगे, ये 4R के इक्वल होगा। ठीक हो गया, AC जो है हमारा 4R के इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ से जो है इसमें संबंध निकाल सकते हैं। आगे संबंध इस तरीके से हम लोग इसमें आगे इसको बढ़ा सकते हैं, देखेंगे थोड़ा किस तरीके से। चित्र को रहने देते हैं। देखें यहाँ पर क्या है कि हम अगर बात करें इसमें त्रिभुज ले लें हम ADC, आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ADC में। ठीक हो गया, त्रिभुज ADC में। अब त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या होता है, AC का स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से, प्लस हमारे पास क्या होता है, AD का स्क्वायर होता है, और प्लस होता है हमारे पास DC का स्क्वायर, प्लस होता है DC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं यहाँ से। AC का स्क्वायर बराबर हमारे पास होता है AD, यानी A और D के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, वो डिस्टेंस हमारा A होगा। ये डिस्टेंस A है और ये भी डिस्टेंस क्या है, A है, मतलब कोर की लंबाई है। तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, ये 2A स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे आप,
अंडर रूट क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, क्योंकि जो AC है अब हमारा वो किसके बराबर है 4r के बराबर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a इक्वल टू 4r हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ a बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4r अपॉन अंडर रूट 2 बराबर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2r, 2 अंडर रूट 2r, यानी a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारे पास ये वाला वैल्यू यहाँ निकल करके आ गया। और इसी वैल्यू को अब हम जो है इस वाले फॉर्मूले में, जिसको हम फॉर्मूला नंबर 1 कह सकते हैं, इसमें हम इसको पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक हो गया, इसको जो है हम इसमें अब रख सकते हैं। तो अगर हम इसमें इसको रखें तो आगे हमें क्या प्राप्त होता है जरा देखें। पहले वाले फॉर्मूले में अब हम इसको रखने जा रहे हैं। तो हमारे पास PE का जो फॉर्मूला है यहाँ पर, चलिए नीचे थोड़ा और बढ़ा देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास PE इक्वल टू, हमने रखा था, ये लिखा था ऊपर 4 गुणा 4/3 4/3 पाई r क्यूब बट्टे था हमारे पास a क्यूब, और इसको आपने 100 तो रखना ही रखना है क्योंकि हम समता निकाल रहे हैं, तो 100 हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब आप फॉर्मूले में रखेंगे a की वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 गुणा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा ये, बट्टे हमारे पास क्या हो जाएगा a क्यूब हम रख रहे हैं, तो ये हमारे पास इस वैल्यू को रखेंगे आप 2/2r हो जाएगा, ये 2r का क्यूब हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम इसको गुणा 100 भी रखेंगे, यहाँ पे गुणा 100 हो जाएगा। फिर आगे आप इसको रख लीजिए 416/3 हो जाएगा, 16/3 पाई r क्यूब बट्टे, यहाँ भी ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ नीचे इसको आप कर सकते हैं अंडर रूट 2, और ये 2r को आप r क्यूब हो जाएगा एक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप अंडर रूट 2 अंडर रूट, इसको लिखे आप 2 अंडर रूट 2 का जो है होल क्यूब और r क्यूब, तो r क्यूब से r क्यूब आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। आगे इसको यदि आप सॉल्व करें तो ये कुल मिला करके हमें 74% हमें प्राप्त होता है। ये हमने यहाँ से इसको ध्यान रखना है, तो 74% ये इसमें प्राप्त होता है इसमें। तो हम जो गोलों द्वारा घेरा गया स्थान की बात यदि करें, गोलों द्वारा जो घेरा गया स्थान है, घेरा गया स्थान हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 74%। और खाली स्थान की यदि हम बात करें, जो खाली स्थान इसमें मिलता है आपको, वो खाली स्थान आपको मिलता है किसमें, वॉइड्स के रूप में, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हमारे पास दो तरह की होती हैं, टीवी और ओबी प्लस ओबी हम कह सकते हैं इनमें। ये स्थान होगा हमारे पास कितना प्रतिशत, 26% ये स्थान हमको मिलेगा। 26% ये स्थान हमको मिलेगा। ये स्थान जो है इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। ठीक हो गया। तो ये अभी तक जो भी हमने स्टडी किया है 2 दिनों के अंदर, इसमें हमने जो है 2 तरह की चीजें, इसमें जो है 3 तरह की चीजों को हमने पढ़ लिया, जिसमें कि हमारे पास था सबसे पहले यदि हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, पीई की यदि मैं बात करूं, जो आप बिल्कुल याद रख लेना है, एक तो था सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए, वो था कितना 52.4% का था, 52.4% था। और दूसरा जो हमारे पास बीसीसी के लिए था, वो था आपका 68% था बीसीसी के लिए, ये हमने कैलकुलेट किया। और तीसरा जो सीसीपी कह लीजिए, या हम इसको कह सकते हैं एफसीसी, इसको कहेंगे, ये कितना था 74% था। और दूसरी तरफ इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी थी जो याद रखनी है हमको, हम इसको CN से लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर एस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, और इनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या, यानी समन्वय संख्या जो है इस तरीके से ये थी।
ठीक है, तो यहाँ तक तो हम ये इस चीज को आप समझ गए। तो ये चीजें हमारे काम की हैं, ये वाली। ठीक है, ये एक तो ये चीजें काम की है। और एक क्या है हमारे लिए, जो आर और ए के बीच में संबंध, आर तथा ए के बीच का संबंध, ए के बीच जो संबंध था, तो वो संबंध क्या था, यानी हमारे लिए एससीसी के लिए वो संबंध था हमारे पास, ए बराबर था हमारे पास क्या है ना, आर बराबर था, सॉरी यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बराबर 2, ए यहाँ पे होता था ए बराबर 2 आर था हमारे पास है, 2 आर बराबर ए हो गया, तो आर बराबर ए बाई 2, इस तरीके से एक संबंध तो हमारे पास ये था। ठीक है, एससीसी के लिए। और बीसीसी के लिए क्या था, बीसीसी के लिए हमारे पास ये होता था, हमारे पास अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये होता था ए बराबर होता था 4 आर अपॉन अंडर रूट 3, ये संबंध था, एक संबंध ये था। तीसरा सीसीपी, और इसके लिए अभी आपने निकाला, या एफसीसी के लिए जो अभी हमने निकाला वो था हमारे पास क्या था, अभी हमने ऊपर रखा है ये वाला है, ये जो रखा है आपने, तो ये था कि ए बराबर हमारे पास क्या होता था 2 अंडर रूट 2 आर, ये था। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ये सूत्र थे, तो ये सूत्र भी हमको याद रखने होते हैं, इनको आप याद रखें। तो इतनी चीजें हम इस जो हमने अभी तक पढ़ा है इनमें से ये चीजें इनको जरूर याद रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर को और इसको, और ये जो संबंध है इनको जो है बिल्कुल याद रखा जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इनको आप जो है रख लीजिए, आपको इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा बाद में। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं डेंसिटी की। हालांकि स्कूल में पढ़ा है तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और कुछ क्वेश्चन इसके हम करेंगे डेंसिटी की, भाई डेंसिटी क्या होती है इसकी हम बात करें। तो हम आज बात कर लेते हैं यहाँ क्रिस्टलों का घनत्व। नहीं भी पढ़ा होगा तो आज इसको एक बार फिर से समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्रिस्टलों का घनत्व, क्रिस्टलों का घनत्व कैसे निकाला जाएगा, यदि एकक कोष्टिका का हम जो है घनत्व ज्ञात कर लें तो हम जो है क्रिस्टलों का घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसको हम जो है डेंसिटी कहते हैं, जिसे हम डी से दिखाते हैं, या इसको कभी किसी किताब में आपको रो से भी दिखाया हुआ मिल सकता है। तो अब किसी भी हम एकक कोष्टिका का जो घनत्व है, वैसे तो जनरली जो घनत्व होता है, घनत्व डी बराबर होता है आपका m अपॉन बी, कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है, यानी द्रव्यमान, इसको फिर से समझना आप, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये इसको हम किसी भी इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम एक चित्र बनाऊं, मैं इधर इस तरह का एक चित्र हो मेरे पास, जैसे मान लीजिए ये एक बंद कमरा हो इस तरह का, ठीक है, एक बंद कमरा है। ठीक, इस बंद कमरे का आयतन क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, इसकी ये बराबर है तो A3 इसका आयतन हो जाएगा, इसका आयतन हो गया A3। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीजें आपने भर दी इस तरीके से, इसके अंदर हमने कुछ चीजों को हम भर रहे हैं इस तरीके से। तो अब जो घनत्व निकाला जाएगा वो इनका द्रव्यमान निकाला जाएगा, ये जो हमने इसके अंदर जो चीजें भरी हैं इन चीजों का कुल द्रव्यमान। ठीक है, इन चीजों का कुल द्रव्यमान होगा और आयतन होगा। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा घनत्व उतना अधिक होगा, यानी जो घनत्व होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके द्रव्यमान के, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉल्यूम के। वॉल्यूम जितना कम होगा घनत्व उतना ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं जनरल। अब हम यूनिट सेल का या एकक कोष्टिका का घनत्व कैसे निकालें भाई, एकक कोष्टिका का घनत्व कैसे ज्ञात कर पाएंगे, एकक कोष्टिका का घनत्व यहाँ देखते हैं। तो एकक कोष्टिका के घनत्व के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा कि कोष्टिका का द्रव्यमान, इसको हम लिख सकते हैं कोष्टिका का द्रव्यमान हो गया, एक बात तो यह हो गई भाई, कोष्टिका का द्रव्यमान बट्टे हो जाएगा कोष्टिका का आयतन, कोष्टिका का आयतन। ठीक हो गया। अब कोष्टिका का जो द्रव्यमान होगा उसको कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कोष्टिका के द्रव्यमान की बात कर लेते हैं, कोष्टिका के द्रव्यमान की हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। आइए चलते हैं इसमें,
कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा देखते हैं। कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 6.022 गुणा 10⁻23 जो कण हैं, कणों का जो द्रव्यमान होता है वो होता है अणुभार के बराबर। किसके बराबर? अणुभार के बराबर, और उसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक कण का द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। एक कण का द्रव्यमान हो जाएगा हमारे पास m/6.022 गुणा 10⁻23, या हम इसको लिख सकते हैं m/Na अवगाद्रो संख्या। हमारे पास जो कण होते हैं किसी एकक कोष्टिका में वो क्या होते हैं? Z होते हैं। Z कणों का द्रव्यमान, क्योंकि हम प्रति इकाई कणों की बात करते हैं तो Z कणों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ये हम लिख देंगे इसको m गुणा Z बट्टे हो जाएगा Na, और ये Z कणों का जो द्रव्यमान है यही एकक कोष्टिका का द्रव्यमान होगा। इसी को आप क्या कहेंगे? एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। यही एकक कोष्टिका का द्रव्यमान होगा। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान यही होगा। ये डेरिवेशन है, इसको ध्यान से देखिए। एकक कोष्टिका का जो द्रव्यमान होगा वो यही होगा। तो आगे बढ़ लेते हैं, इसको हम आगे यहाँ देख लेते हैं इसको इस तरीके से। अब हम एकक कोष्टिका का द्रव्यमान और एकक कोष्टिका का आयतन तो हमें मालूम हो ही जाएगा, वो A3 है, क्योंकि एकक कोष्टिका हम घनी एकक कोष्टिका की बात करेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे D की जो वैल्यू हो जाएगी, D बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? यानी एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हमारे पास आया ये वाली वैल्यू आई आपकी। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर m इंटू Z अपॉन हो जाएगा ये Na, और कोष्टिका का द्रव्य आयतन क्या हो जाएगा? A, ये ऊपर आ जाएगा। तो D बराबर हमारे पास हो जाएगा m गुणा Z बट्टे आपका क्या हो जाएगा? A3 गुणा Na। ये जो फॉर्मूला निकल करके आया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे फिर क्या करना है? याद रखना है। इस फॉर्मूले को याद रखना है, तभी हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम जो है सॉल्व कर पाएंगे। इसको याद रखना है, इस फॉर्मूले को। इसमें जो m है आपका D, तो इसमें D बराबर इसके अंदर जो है वो घनत्व है। क्रिस्टल का घनत्व हो सकता है, एकक कोष्टिका का घनत्व हो सकता है। m बराबर इसमें जो है वो अणुभार को निरूपित करेगा। जिस भी चीज की बात की जाएगी उसके अणुभार को दिखाएगा। A जो है इसमें ये कोर की लंबाई हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे कोर की लंबाई हो जाएगी, एज लेंथ हो जाएगा। और Na इसमें जो है इसको अवगाद्रो संख्या कहेंगे, इसको हम अवगाद्रो संख्या का नाम देंगे। ठीक है, ये सारी, और Z इसमें हो जाएगा, Z को हम क्या बोलेंगे? प्रति इकाई कणों की संख्या। ये आपको याद है, प्रति इकाई कणों की संख्या। तो ये अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, जैसा कि आपने पिछले उसमें देखा है। तो Z जो है आपका, Z के लिए क्या है भाई? यदि SCC सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए जो Z होगा वो 1 के बराबर होगा। BCC के लिए जो Z की वैल्यू होगी वो 2 होगी। CCP कहा जाए या FCC कहा जाए तो इसके लिए जो Z होगा वो कितना होगा? 4 होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं भाई। इतना हमने इसमें करना है। तो ये सारा डेरिवेशन आप इसमें कर सकते हैं, क्रिस्टलों के घनत्व को कैलकुलेट कर सकते हैं इसके जरिए। और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके बने, जैसे कि घनत्व के बारे में जाना, एकक कोष्टिका का घनत्व कैसे निकाला गया, कोष्टिका का द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ इस फॉर्मूले से हमने इसको लिया है m/v से, तो कोष्टिका का आयतन ये आप जानते हैं एक ही होता है। कोष्टिका का द्रव्यमान, चूंकि हम इस फॉर्मूले के जरिए हम यहाँ से पहुंचे कि भाई 1 मोल जो होता है ये इतना, ये क्या है? ये 1 मोल है भाई। 1 मोल कणों का द्रव्यमान जो है वो, उसका जो द्रव्यमान होता है वो अणुभार होता है किसी भी चीज का। तो हमने एक कण का निकाल लिया, वो m/, इतना हो गया, m/n हो गया। और Z कण, क्योंकि एकक कोष्टिका जो होती है वो Z कणों से निर्मित होती है। SCC 1 से, BCC जो है 2 से,
और FCC या CCP जो है 4 से बने होते हैं, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया। आई थिंक ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना भी आ जाएगा और ये याद भी रहेगा इस तरीके से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे जो है इसमें हमें एक जो है क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम, देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, प्रश्न क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है कि CCP जालक बनाता है, सिल्वर जो है CCP जालक बनाता है, या इसको आप FCC भी कह सकते हैं, जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, परमाणु द्रव्यमान इसका इतना दे रखा है। तो m की वैल्यू तो यहाँ पर दी गई है। तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घनत्व की। हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तो हमें घनत्व निकालना है, यानी घनत्व T। तो T बराबर हमारे पास फॉर्मूला हो गया m इंटू जेड कर दीजिए इसको, अपॉन हो गया आपका यहाँ पर AQ इंटू एन ए। ये वैल्यूज हमारे पास कुछ है यहाँ। तो हमारे पास m दे रखा है, तो m ये जो है 107.9, इसको जो है इतना ही रख सकते हैं, या इसको यदि आप किलोग्राम में उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है जो आपका घनत्व का जो मात्रक होता है, जो यदि हम घनत्व के मात्रक की बात करें, घनत्व का जो मात्रक होता है उसको जो है मात्रक को कैसे लिया जाता है, जैसे m/v होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, और यहाँ जो वॉल्यूम का मात्रक हो गया इसको सेंटीमीटर क्यूब में दिखा सकते हैं आप। तो ये किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम सेंटीमीटर ये आ जाएगा -3। तो इस तरीके से इसका जो है ये मात्रक हो गया। अगर इसी मात्रक में आप घनत्व की गणना करना चाहते हैं तो आपको इसी हिसाब से यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये जो आपको यहाँ पे U दे रखा है, ये इसको समझ लीजिए आप ग्राम में इसको चेंज कर लीजिए, आप इसको ग्राम मान लेंगे हम, ठीक है, इसको ग्राम मान लिया जाएगा। तो ग्राम को अगर आपको किलोग्राम में बदलना है तो आप क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे भाई इसको, है ना। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे भाई। यदि मुझे इसको, इस m को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इस m को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.7.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक हो गया, क्योंकि घनत्व किलोग्राम में लेना है तो इसको मैंने किलोग्राम में बदल दिया, 10⁻³ इस पे जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई, है ना, ग्राम को हम किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, भाग देंगे भाई। हमें कितने का भाग देना है, जैसे क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 kg, जैसे हम कहते हैं कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1, तो 1 का हो गया 1/1000 हो गया, तो 1000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, -3 आ गया यहाँ पे। अब उसी तरह से A है भाई, A है तो A का इन्होंने कितना दे रखा है, 408.6 दे रखा है, और ये दे रखा है PM। तो इसको आप मीटर और सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। यदि आपको इसमें चाहिए तो इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए या मीटर में बदल दीजिए। मीटर में बदलने के लिए क्या होता है, तो आप कुछ चीजों को यहाँ पे याद रख लेंगे ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो 1 यहाँ पे PM दे रखा है आपको, 1 PM इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर हो गया ये, ठीक है, यहाँ से। और 1 nm करके दिया अगर रहता है तो 10⁻9 मीटर हो गया भाई, और 1 एंगस्ट्रॉम यदि दिया रहता है तो ये हो जाएगा 10⁻10 मीटर भाई, है ना। और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू है तो ये है 10⁻6 मीटर। तो ये कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं, इनको जो है बार बार इसीलिए इनको लिखा जाता है, आपसे कहा जाता है कि आप इनको याद कर लें। तो अब इसको आपको अगर चेंज करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 408.6 इंटू 10⁻12 मीटर, ठीक हो गया। अब ये इतना मीटर अगर सेंटीमीटर में मुझे इसको बदलना होगा तो जो है सेंटीमीटर और मीटर के बीच का जो फर्क होता है 100 का होता है, तो 10⁻10 में हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 408.6 गुणा 10⁻10 मीटर, क्योंकि आप फिर जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, इतना ये सेंटीमीटर में आ गया, इतना सेंटीमीटर आपने कर लिया इसको, ठीक है।
तो इतना सेंटीमीटर क्या, आपने इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुणा आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से मल्टीप्लाई 10⁻², ये आ गया, इतना सेंटीमीटर आ गया। तो दो चीजें तो आपकी यहाँ क्लियर हो गई भाई, एक तो ये चीज क्लियर हुई और दूसरी जो है आपकी ये चीज क्लियर होगी। क्योंकि अब आपको यहाँ पर क्या करना, हमने इसको उस पे ज्ञात करना है, क्योंकि ये इसका मात्रक है, ऐसा ही मात्रक बोल लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम फॉर्मूले में इसको रखेंगे भाई। फॉर्मूले में रखते हैं, दो चीजें हमको मिल गई थी, फॉर्मूला। अच्छा, अब हमारे पास रहा Na, तो Na तो ये पता ही रहता है 6.022 गुणा 10⁻23 हो गया भाई। अब D निकाल सकते हैं हम यहाँ पर से। D बराबर हो गया आपका M की वैल्यू कितनी है भाई, 107.9 इंटू 10⁻³ ये हो गया। अच्छा Z, हाँ Z रह गया, तो Z जो है वो FCC की बात कर रहा, तो 4 हो गया भाई। तो Z की वैल्यू हो गई 4 बटे A की वैल्यू कितनी हुई भाई, 408.6 इंटू 10⁻⁻10, इसका आपको क्यूब करना होगा और गुणा करना होगा इसको 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरीके से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसको आगे सॉल्व करना है आपने, आगे सॉल्व करके इसका आंसर जो है आप जो है यहाँ से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस तरीके से गुणा करना है इसको आप देख सकते हैं भाई, बिल्कुल इसमें मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आप बताएंगे कितना इसका आंसर निकल करके आता है, वो आप जो है इसका आंसर मतलब हमें बताएंगे कितना होता है। तो ये चीज थी, इसके अंदर सीखने वाली चीज क्या थी कि एक तो फॉर्मूला था, इस क्वेश्चन को आप इतना करके आएंगे, यदि अगर आंसर न निकाल पाए तो भी आपको इसमें से, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा, बड़ा बिना किसी उसकी। तो इस तरीके से आपने ये जो है थोड़ा सा इसमें जो जानकारी थी वो सीखने को आपको मिला होगा। तो जो है करें इसको और मुझे इसके बारे में इसका आंसर जो है मुझे बताएं कि कितना इसका आंसर आएगा। इसको इतना एक समझ लीजिए कि ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क कह सकते हैं आपको, ये हमने आपको होमवर्क दे दिया कि भाई कितना इसका आंसर उत्तर आएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है करिए। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे फिर जो है कल इसमें आपसे मिलेंगे।